हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके पार्ट सी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 4C के जो क्वेश्चंस आंसर है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। इन टोटल देर आर 23 क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट 12 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, जितने भी चैनल और जो पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ डज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट एंड कोरिलेट विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप अच्छी तरह जानते हो कि सबसे पहले हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे पास आती है। एंड उस थ्योरी के अंदर ना उन्होंने कई सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, जिन पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट बिल्कुल ठीक था कि मतलब हम कह रहे ठीक क्यों था। रीजन इज दैट कि फर्दर रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद हमें ये समझ में आया कि जितने भी जो पोस्टुलेट्स डाल्टन ने दिए थे उनमें से एक पोस्टुलेट ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हुए। और वो जो एक ठीक है वो ये था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उसमें जो एटम्स हैं वो टेक पार्ट करते हैं। तो वो चीज ठीक थी, उसके अलावा बेटा बाकी सारा क्या था आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब कॉन्ट्राडिक्ट वाले जो हैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो ये आप आराम से पढ़ लेना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर इनर्ट एलिमेंट्स। देखिए आपको मैंने पहले भी बेटा एक बात बताई थी, हमारे पास ना कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में अगर एक ही ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे एटम्स को या ऐसे एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस का नाम दिया जाता है। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये लिखा हुआ है। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो किसी और पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली इसी के अंदर आता है, कहते हैं कि व्हाई डू दे एग्जिस्ट एज मोनो एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। मोनो एटम का मतलब होता है अ सिंगल एटम और वन एटम। अब बात यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी इनर्ट एलिमेंट की तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो दैट इज अ स्टेबल एटम। और उसके अंदर स्टेबिलिटी होने की वजह से वो किसी और एटम के साथ कोई बॉन्ड क्रिएट करता ही नहीं है। सो दैट इज द रीजन। नेक्स्ट है कि व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को, उसको वैसे वैलेंस शेल कहते हैं, और उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, आप उसको वहां पे देख सकते हो। फिर बेटा मेरे पास आता है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट डू द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर। देखिए ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूं। जहां तक हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हमारे पास 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, और तीसरा होता है 1H3। पहले तो आप आइसोटोप को समझो। आइसोटोप का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा पर जो मास नंबर है वो आपका डिफरेंट होता है। अब इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हो कि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल सेम है, बट जो मास नंबर है वो हमारे डिफरेंट है। इनके नाम भी होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम है दैट इज प्रोटियम। अगर मैं 2 वाले की बात करूं तो उसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। और उसी तरह अगर मैं 3 वाले की बात करता हूं बेटा, किसकी 3 वाले की, तो हम बोलते हैं ट्रीटियम। तो ये तो हो गए इनके नाम। अब बात ये आती है कि इनमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको मैं बना के दिखा दूं बेटा कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, बट इसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को पता करने के लिए ये जो एटॉमिक नंबर है और ये जो मास नंबर है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। मास नंबर को हम बेसिकली ए से, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए माइनस जेड करके हम अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को पता कर सकते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बताता है।
ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि Z की वैल्यू सेम होती है सब में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ट्रिटियम की बात करता हूँ, तो एक प्रोटॉन होगा बट यहाँ पे अब दो आपके क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। अब लेकिन आउटर मोस्ट शेल में अभी भी क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आपका होने वाला है। सो ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द थ्री आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। वेरी इजी, कर सकते हैं ना आराम से। फिर मेरे पास आता है बेटा मैच द एटॉमिक नंबर, दैट इज 4, 14, 8, 15, 19 विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही ज्यादा देखो बेटा ये सिंपल है। इसके अंदर पता क्या होता है, आपको ये अच्छे से समझना होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 3। अब किसी की वैलेंसी 3 है तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 आपके क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन सब में से अगर देखा जाए तो ये आपका 15 जो है इसका आंसर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आता है 2, 8, ये हमारे पास 10 हो गया, एंड बाद में आ जाता है बेटा 5। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में जितने होंगे वही क्या कहते हैं उसकी वैलेंसी होती है। ऐसा नहीं है बेटा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत फर्क होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जिससे वो एटम आपका स्टेबल बन सके। स्टेबिलिटी के लिए अगर एक से ज्यादा शेल है तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तब जाकर बेटा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। और नॉन मेटल उसी को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन दे दे उनको मेटल कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये जो बातें हैं उसी से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। फिर आता है बेटा अ गैस ऑफ वैलेंसी 2, अ गैस ऑफ वैलेंसी 2। तो ऑब्वियस है, गैस की जब हम बात करते हैं बेटा बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं किसी भी एक नॉन मेटल की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो इनमें से जो 8 नंबर है वो बिल्कुल बढ़िया है। द रीजन इज दैट कि इसका आ जाएगा 2 एंड 6। ऑब्वियस इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके आपका ये आउटरमोस्ट शेल इसका 8 कंप्लीट होगा। तो 8 नंबर वाला इसका आंसर है, इसका 15 नंबर वाला आंसर था। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसकी जो वैलेंसी है, कितने गेन कर रहा है, 2 ना, इसकी वैलेंसी 2 है आपकी। और ये नॉन मेटल भी है आपका। इसके बाद कहता है मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो। अब मेटल वो होता है जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को दे। अब मैं यहां कह सकता हूं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आउटर मोस्ट शेल जब वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके बाद लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाए। अब इसका सबसे बेस्ट जो है नंबर है इसके लिए वो 19 है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे आएगा 2, 8, 8 और 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 19 की। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो चुपचाप अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी 1 है। और ये मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, सो दैट इज द रीजन। एक नॉन मेटल की बात कर रहा है जिसमें वैलेंसी 4 हो। नॉन मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और इसमें सबसे बेस्ट जो है वो 14 नंबर आएगा आपका। तो ये 14 नंबर के अंदर क्या होगा कि 2, 8 एंड 4 है। ऑब्वियस है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, जिसकी वजह से ये नॉन मेटल कहलाएगा। एंड इसका आउटर मोस्ट शेल 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसलिए इसकी वैलेंसी 4 भी है। तो ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। अब हम बात करें बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो आपको, कि हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं किसके, सोडियम एटम के, क्लोराइड आयन के, क्लोराइड आयन के, ध्यान रखना, कार्बन एटम का और ऑक्साइड आयन का। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कैसे कैसे और क्या क्या करेंगे। बहुत जल्दी करेंगे और आराम से करेंगे, मतलब जल्दी मतलब इन द सेंस कि हमें पता है तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, राइट। सो जैसे कि सोडियम की बात अगर करता हूँ मैं, सोडियम होता है 1123। इसका ये 11 नंबर होने की वजह से ये आ जाएगा बेटा 2, 8 और 1। इसका मतलब है कि इसमें 3 शेल होंगे जिसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना देंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन इसमें कितने 11 है, और न्यूट्रॉन बेटा इसमें 12 है। ये है ऐसे, सब्ट्रैक्ट करके देख लो 12 आता है। हमारे पास यहाँ पे बनते हैं 3 शेल, 1, 2 और ये बन गया आपका तीसरा, ठीक है।
पहले शेल के अंदर 2 ही हैं, आप देख सकते हो। दूसरे शेल में 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट वाले में 1 होगा, तो ये आपका आंसर बन चुका है। जब क्लोराइड आयन के बारे में बात करता हूं ना, तो पहले तो क्लोरीन समझो। क्लोरीन होता है बेटा 17, 35.5, लेकिन आपके लिए मैं 35.5 ही लिखता हूँ, कोई बात नहीं। 17 को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 2 8 एंड 7। इसके आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ना एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है Cl-1। अब मुझे इसका एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगेन बहुत सिंपल है एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 35 का बनाते हैं। आपको नॉर्मली 35 का है, 35.5 का नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। सो कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन अगर देखा जाए तो 17 है, न्यूट्रॉन बेटा आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे 18, ठीक है। इसके अलावा इसके होंगे 3 शेल, एक ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3 और 2 पहले में, तो पहले में 2 बना देते हैं। उसके बाद 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और लास्ट में अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 7 नहीं दिखाने। अगर 7 दिखाओगे तो वो क्लोरीन का बन जाएगा, एक ऑलरेडी वो गेन कर चुका है, इसलिए आपको 8 दिखाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बस इस तरीके से आपने ये करना था। अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो 6 एंड 12 होता है नंबर इसका, तो इसका आ जाएगा 2 एंड 4। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप 2 मिनट में बना लोगे, राइट। इसमें क्या होगा कि मेरे पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही आपके न्यूट्रॉन्स हैं। 2 ऑर्बिट बनेंगे, पहले वाले में आएंगे आपके 2 और बाद में 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, खत्म हो गया। इसके बाद बेटा मेरे पास आता है दैट इज ऑक्साइड आयन। अब ऑक्साइड को पहले समझो बेटा कि ऑक्साइड आयन का मतलब क्या होता है। ऑक्साइड आयन वो होता है जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं हमारे पास 8 नंबर होने की वजह से 6। उसको एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ कि ऑक्साइड आयन बनाएंगे कैसे। सो देखिए पहले पहले तो आपको ये दिखाऊं कि ऑक्साइड आयन को लिखते कैसे हैं। इसको लिखा जाता है दैट इज O। पहले बात तो ऑक्सीजन लिखना, उसके ऊपर 2 नेगेटिव डाल देना। अब मन में आता सर ऐसा क्यों, ऑक्सीजन का जो नंबर है वो होता है बेटा मेरे पास दैट इज 8 एंड 16 एंड कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आ जाएगा 2 एंड 6। ऑब्वियस है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, अच्छा एक का काम और जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, मैं बताता हूँ क्लोरीन में क्या करना था। क्लोरीन में एक चीज आपने और करनी थी, क्योंकि वो आयन था ना, तो जो आपने अभी बनाया था जो मैंने, उसके आगे ब्रैकेट लगा करना -1 कर देना। बस ये एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा काम कर देना इसमें, क्योंकि ब्रैकेट लगा के -1 का मतलब होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसलिए ये कर देना उसमें, ठीक है। ऑक्साइड के लिए मैं करके दिखाया, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऑक्साइड के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, 8 हमारे पास प्रोटॉन है और 8 मेरे पास न्यूट्रॉन है, और 2 मैं यहाँ पे बेटा बना रहा हूँ, 1 और 2। और यहाँ पे 8 दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और ऊपर डाल दो 2 माइनस। बस ये काम आपने वहां करना था, जो मैंने क्लोरीन का बनाया था ना, यहाँ पे 1 2 3 जो भी मैंने बनाया था, उसके आगे बस -1 लिखना था आपने, बस ये काम आपने वहां पे करना है। और जो ऑक्सीजन का मैंने आपको करके दिखा देगा, इसमें 8 प्रोटॉन्स है और 8 आपके न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इन डायग्राम्स को ड्रॉ करना था। आई होप अच्छी तरह आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है आपका, आ, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एक्चुअली एक एलिमेंट को डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। मतलब ये कि किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटर्मिन करता है कि किस टाइप का और कौन सा एलिमेंट है आपका। तो ये है आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि एलिमेंट है XYZ, हैव एटॉमिक नंबर दैट इज 6 7 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, विच वन फॉर्म एन एन अनायन। और दूसरा है बेटा आपके पास कटायन, और उसमें कहता है कि एक ऐसा बताइए बेटा आपके पास विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल।
बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जो जो नंबर है ना इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 6 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 एंड 4। अगर मेरे पास 7 है इसको लिख सकता हूँ 2 आगे, अगर ये मेरे पास 9 है, सॉरी क्या है 9 है तो जाएगा 2 और 7। अगर ये 12 है ना, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 12 के लिए 2 8 एंड 2, 2 8 एंड 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म्स एन एनायन। एनायन कौन है? एनायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। और कैटायन वो होता है जिन जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को देकर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, एक्स होगा कि वाई होगा? आंसर है कि पहले पार्ट का आंसर है वाई। रीजन, ये रीजन समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि बेटा हमारे पास कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, उनमें से एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए आयंस क्रिएट होते हैं, मतलब एनायन और कैटायन वहां क्रिएट होते हैं। अगर तो मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता हूं तो उस कंडीशन के अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। तो एक्चुअली इस केस में हमारे पास बनता है कोवलेंट बॉन्ड और इस केस में बनता है आयनिक बॉन्ड। आगे जाके आपको मैं जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप प्लीज ये समझो कि इसको अपने आउटर मोशन में कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तीन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे गेन करेगा ये बन जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए ये है आपका एनायन। बी पार्ट की बात करूं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट की बात करूं, कहता है फॉर्म्स अ कैटायन। कैटायन वो जो इलेक्ट्रॉन्स को देकर पॉजिटिवली चार्ज बन जाए, और आपको दिख रहा है कि जो Z है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपका आंसर बनता है। कहता है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल, दिख ही रहा है ये वाला, तो X जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और सिंपल उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हमने बात करनी है अपने 8th दैट इज क्वेश्चन की। एलिमेंट X है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है, 2 8 18 8 एंड 1। सो विदाउट आइडेंटिफाइंग X, मुझे X को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करना। आपने ये बताना है कि इस प्रेडिक्ट द साइन एंड द चार्ज ऑन अ सिंपल आयन ऑफ X। सिंपल सी बात यह है कि आयन तब बनता है जब वो चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर वो आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके। और मैं साफ देख सकता हूं कि इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और क्योंकि ये आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो X के ऊपर मैं यहाँ पे 1 प्लस लिख दूंगा, एंड दैट इज योर आंसर। ये ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट की बात करूं कि राइट इफ X विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, सो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, बातों को समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऑलराइट, इसके अंदर ना एक्चुअली डेफिनेशंस थी, मैंने ऑलरेडी सारी डेफिनेशन लिख दी हुई है, प्लीज आप यहाँ पे देख लेना। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में पता नहीं कितनी बार स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दैट इज 10th नंबर। अब 10th नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात वो क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। कहता है कि मेरे पास एक सिंबल है दैट इज हीलियम का दिया हुआ है बेसिकली आपको, दैट इज 2 and 4। राइट डाउन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। देखो कि इससे ज्यादा आसान क्या होगा। आपको पता है कि जो नंबर नीचे लिखा जाता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर लिखा जाता है वो आपका मास नंबर है। बहुत सिंपल, देखो हो गया ना आराम से, यही हमने करना था, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं बेटा अपने 11th नंबर की, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा ढंग से आराम से समझना, आपको ऑटोमेटिकली सारा आंसर आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, बट ढंग से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि मेरे पास 5 एटम्स हैं एंड उनको ABCDE लेबल करके आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एंड उनके मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। आपको पता है एटॉमिक नंबर से हम बहुत कुछ आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहता है कि विच वन ऑफ दीज एटम कंटेन द 7 प्रोटॉन्स। आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए ई वाला इसका आंसर है, तो यहां पे मैं ई ऑटोमेटिकली लिख देता हूं। नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। अब देखिए टोटल इनका कर दो, दैट विल रिप्रेजेंट यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे दोनों का सम कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं।
सो इन दोनों का सम कर दो तो 9 बनता है, 9 वाला बी वाला है, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड डी, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड डी। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये समझो कि हमारा फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड डी, सी की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 3, तो ये लिथियम को रिप्रेजेंट करता है। और डी की बात करें तो ये इसका एटॉमिक नंबर 8 है जो कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। लिथियम के जो आयन है वो +1 होता है और ऑक्सीजन का जो आयन है वो होता है 2 नेगेटिव। सो जब इनको आपस में मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास बन गया बेटा लिथियम, लिथियम +1 और ऑक्सीजन -2। तो ये इधर जाएगा, ये इसके पैरों में जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा लिथियम एंड ऑक्साइड लाइक दिस, Li2O। तो ये है मेरे बी पार्ट का आंसर। अब आता है प्रेडिक्ट करो कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो आपका हो जाता है बेटा दैट इज मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेगा वो बन जाएगा आपका नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, 2 मिनट में समझ में आ जाती है। जैसे 7 का अगर बनाएंगे तो 2 एंड 5 बनेगा, ऑब्वियस है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 8 बनेगा ना आपका वो। सो इसलिए नॉन मेटल कैटेगरी में पहली बात तो आपका ई तो आएगा ही आएगा। अच्छा 8 की बात करूं तो ऑब्वियस 2 एंड 6 होता है तो ये भी आएगा। अच्छा सी की बात करें 3 है ना, अभी +1 मैंने लिखा ही आपके लिए, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो सी इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बी, राइट, 9 है, तो 9 है तो आ जाएगा 2 एंड 7, ऑब्वियस है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। 20 है तो 2 8 8 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब है कि ए भी इसका आंसर इसका आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन ले वो बन गया आपका बेटा दैट इज नॉन मेटल। इजी है ना, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप ये काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से अपना जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। कहते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल। पहली बात तो समझो कि इन शेल के नाम कैसे होते हैं। मेरे पास न्यूक्लियस है तो पहले शेल को हम बोलते हैं दैट इज के से शुरुआत होती है, फिर हमारे पास आता है एल, और लास्ट में मेरे पास आता है दैट इज एम। अब वो कहता है कि एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसका मतलब है कि के में ऑलरेडी 2 होंगे और एल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसमें 2 होंगे, इसमें क्या है 8 है, और लास्ट वाले में 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही बन गई, दैट इज 2 8 एंड 2, नंबर आ गया आपका दैट इज 12, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है ना उसका एटॉमिक नंबर बेटा आपका 12 होता है। कहता है इसका एटॉमिक नंबर बताओ, लो जी 12 इसका एटॉमिक नंबर है, और क्या बताऊंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके, भाई 12, अभी तो बता के हटाऊं मैं आपको, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये जो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके जो आंसर्स हैं, मतलब जो सॉल्यूशंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।